क्योंकि एवरेज आउट हो गया 12-14% ही बनना है उसको। तो अगर आप अपने इंडेक्स को लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 से एक्चुअली सही में तेजी शुरू हुई थी, और अब हम पूरा एक सर्कल पूरा करके 1 साल के करीब पहुंच गए। क्या ये सोच ठीक होगी कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर आप भूल जाइए 10-12% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एवरेज आउट होने के लिए हर साल 30-30% की ग्रोथ इंडेक्स में नहीं हो सकती। ठीक है, क्या आप जो कह रहे हैं हिस्टोरिकली वो सही है, मगर अब माहौल में डिफरेंस क्या मैं बताऊं आपको कि ये डोमेस्टिक फ्लोस की बात जो है, जो हर वक्त बढ़ती जा रही है, और बैंक डिपॉजिट से शेयर आपको म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इंश्योरेंस ऐसी सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। बहुत बड़ी लिक्विडिटी, कस्टमर की जो हाथ में लिक्विडिटी है उसमें जो शिफ्ट हो रहा है ना, वो एक बहुत नई चीज है जो सालों से नहीं था। अब देखिए 2010 की बात देखें तो म्यूचुअल फंड एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट 13-14% के लेवल पे थे। आज वो 30% के करीब है, 29-30%, यानी दुगने से ज्यादा। अब ये फ्लो ऑफ लिक्विडिटी जो आता है ना, तो क्या होता है, मैं इनफैक्ट इसका आंसर में प्रीवियस जो मेरे दोनों दोस्तों ने रिप्लाई दिया था उससे मैं कहूंगा एक बात कि यस, अभी मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो रही है, राइट, बट ये सोचिए कि जो फंडामेंटली उन्होंने कहा वो एक फंड मैनेजर की सोच वो सही है। प्रॉब्लम आज फंड मैनेजर के पास क्या है कि रिटेल पैसा आ रहा है, तो जितना भी फंडामेंटल सोच है वो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास चॉइस नहीं है आज। तो दो चीजें हो रही हैं इसमें नीरज जी। एक हो रहा है कि पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की अर्निंग्स आउटलुक को डिस्काउंट करके निवेश करते थे, आज वो 3, 5, 4 साल को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो भले ही इमीडिएटली मार्जिन प्रेशर हो, वो सोच रहे हैं कि क्या 4 साल में वो रिवर्सन नहीं होगा वापस, एक डाउनवर्ड मीन रिवर्सन, एक अपवर्ड। तो क्योंकि लिक्विडिटी है, कहीं पे डिप्लॉय करना है, कैश रखने का 5-10% से ज्यादा किसी को अनुमति नहीं है। शायद पीएमएस वाले वापस पैसा लौटा सकते हैं, मगर म्यूचुअल फंड वाले बिल्कुल नहीं लौटा सकते, क्योंकि पहले था कि डिविडेंड के तौर आप एक्सेस कैश को रिटर्न करें इन्वेस्टर को। आज डिविडेंड बहुत टैक्स इनएफिशिएंट ऑप्शन है, क्योंकि टीडीएस भी पकड़ जाते हैं, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स भी लगता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस बड़े तौर पर डिविडेंड देकर वो एक्सेस कैश को रीडिप्लॉय नहीं कर सकती। तो एक चॉइस हो रहा है कि वो यही देख रहे हैं कि आउटलुक साल 1.5 साल से हर स्टॉक, हर सेक्टर का 4 साल में अगर उनको रीजनेबल लग रहा है तो उसी में ज्यादा डाल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि सेक्टर रोटेशन, अभी देखिए मैं देख रहा था 3 साल में निफ्टी ने 50% रिटर्न दिया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, मगर बैंकिंग ने दिया है ओनली 10% लेस 38, आईटी ने दिया है 25। तो जो अभी तक नहीं चला उनके पास चॉइस नहीं है कि उसके ऊपर दाव लगा दे। तो एक सेक्टर रोटेशन आके इस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्ब करेगी। तो ऐसी हालत में आप जो निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में क्या होगा कि एक सेक्टर जो नहीं चली अभी वो चलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज रिटर्न इंडेक्स का बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में जो आप हिस्टोरिकली ट्रेंड बता रहे हैं कि इतने सालों से चला तो उसके बाद करेक्शन होगा ताकि एवरेज 10-12% आए, वो शायद अगले साल 1.5 साल तक नहीं होगा, क्योंकि ये रिटेल का लिक्विडिटी जो भरपूर आ रहा है। और ये भी बात मान लीजिए, एक है एसआईपी बुक के जरिए जो म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ पर है, और दूसरा जो डायरेक्ट लिक्विडिटी निवेशक भी स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, उसके कारण भी वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं ना। तो अनलेस एक बहुत बड़ा झटका आके एक नॉन मार्केट रिलेटेड इवेंट, जो चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, एन कैरी ट्रेड की तरह हो, कुछ और चीज आके एक भयंकर करेक्शन आ जाए, तो दो चीज होगी, एक वैल्यूएशन गिर जाएंगे, मगर दूसरी बात शायद रिटेल डर के अगर बाहर निकला, तभी इससे आप एक बैक मीन रिवर्जन टू द लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। अगर वो नहीं हुआ, अगर स्थिति संतुलन में ऐसे ही रही कि जियो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत आए, सब करे, कुछ कुछ शॉक्स आए, तो मेरे ख्याल में शायद ये 10-12 आपको 15-16 तक भी सेटल हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। ये ऐसा एक मौका है। और इसका कारण और एक चीज मैं बताऊं कि ये सब चीजों में मैं किसी ने बताया था कि रूरल डिमांड की बात वो अभी तक नहीं चली, उसके अलावा प्राइवेट कैपेक्स अभी तक नहीं चली है। अगर ये रूरल डिमांड के कारण कंजम्पशन बढ़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो जरूर प्राइवेट कैपेक्स अगर जोर से बढ़ी तो आप देख लिए कौन लेंड करेगा, पीएसयू बैंक्स और कॉर्पोरेट बैंक ही लेंड करेंगे। तो ये मार्जिन प्रेशर हट जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग में उतना मार्जिन प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि 500 करोड़ 1000 करोड़ के लोन में उतना कॉम्पिटिशन नहीं होता, इतना की मारामारी होती है हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन सेगमेंट में।
तो अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स में एक रिवाइवल साफ दिखा, तो वहां पे एक जो सेक्टर्स नहीं चली वहां वो ऑब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो जी। मेरे ख्याल में इमीडिएटली जंपिंग के 10-12% एवरेज आने के लिए अभी मार्केट करेक्ट होगा। ये इमीडिएट फ्यूचर में मेरे को नहीं लग रहा है। प्रॉब्ली कुछ दिन के लिए ये चलता रहेगा एज लॉन्ग एज लिक्विडिटी जारी रहती है। और अब स्थिति ये है कि 30,000 करोड़ एफआईएस ने बाहर निकाला और इस नए माहौल में वापस आ गए तो और भी वो सपोर्ट आ जाएगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल। कहूँगा थोड़ी जल्दी हम ये तो डिसीजन नहीं ले सकते कि मीन रिवर्सन होगा। तो वेट करेंगे और मीन देखेंगे। रिवर्सन नहीं होगा और 4 साल के ब्लॉक वाली थ्योरी फिलहाल के लिए फेल है। और सुनील सर के मुंह में घी शक्कर, ऐसे ही 30% रिटर्न हर साल में क्या दिक्कत है हमें, हम तो चाहते हैं सब। अब आते हैं सर बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में अभी जिक्र आपने किया ना, तो इसलिए अब उसको ले जाते हैं बीच में। एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन में मैं आप लोगों के सामने पहले एक सिचुएशन पेंट करता हूँ। 4 तरीके की समस्याएं बैंकिंग सेक्टर में है, मतलब 4 विचित्र स्थितियां बनी हैं। एक तो ये कि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही, इसकी बहुत चिंता रेगुलेटर से लेकर के बैंक और एनालिस्ट तक कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो घटने की आशंका है। अब उनको लगता है कि वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी आप देखिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बराबर ही होनी चाहिए। अभी भी वो 15% के आसपास है अगर, तो वो नीचे आएगी। तीसरी समस्या है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ रही है बैंकों की। अब डिपॉजिट नहीं आएगा तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो मार्जिन प्रेशर भी आ रहा है। अब ये सिनेरियो जो बना है, इसमें आप देखो नंबर्स के हिसाब से अभी डिपॉजिट ग्रोथ जो है, मैं तो FY24 का आंकड़ा दे रहा हूँ 11-12% का। करंट फोर्टनाइट का आप देखेंगे तो इससे भी नीचे है, लगी जो कि वो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, इसलिए हमने कहा सेटल डेटा लेना चाहिए। और क्रेडिट ग्रोथ अभी भी 15-16% के आसपास बनी। तो इसके बीच में कहीं, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, मांडवाली होनी पड़ेगी। डोमेस्टिक सेविंग अगर आप देखें तो बहुत नीचे, लाइफ लो पे चल रही, मतलब 40-50 साल के लोस पे है। इस वक्त जो है 18% के आसपास ही होनी चाहिए। FY23 के डेटा, लेटेस्ट डेटा 0.1-0.2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो सकता है अगर थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। अगर रियल एस्टेट में लोग कम लोन ले रहे हैं और इधर जाएंगे तो थोड़ी शायद डोमेस्टिक बढ़ेगी। और ये डोमेस्टिक पूरी ग्रॉस सेविंग का 60% होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और यही प्रेशर बैंकों के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊपर है। अभी लेटेस्ट आंकड़ा देख के कुछ लोग बहुत खुश होंगे कि 5.2% पर आ गए जुलाई में, बट दरअसल वो हाई बेस के कारण है। अगर उस बेस को आप एडजस्ट करें तो अभी भी बहुत ऊपर है फूड इन्फ्लेशन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में बैंकों के सामने, जसप्रीत सर, बहुत बड़ी समस्या है। एक पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण देखिए आप, उन्होंने करीब 600-625 करोड़ तो खाली अकाउंट मैनेजमेंट से कमा लिए। आप सोच ना देख रहे कैसी बैंकिंग चल रही है इस देश में, कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखेंगे तो उस पर चार्ज लगे, उससे 625 करोड़ की उनकी कमाई हुई है। तो मुझे लगता है कि बैंकों में एक बहुत बड़े रिस्ट्रक्चरिंग या बहुत बड़ी नई सोच की ज़रूरत पड़ेगी क्या, या जो इस परेशानी से गुजरने वाले हैं, ये लोग गुजर रहे हैं रादर, ये एक बड़ी समस्या खड़ी होने, इसलिए बैंक चल नहीं रहा है। 20% अंडरस्टोर रहेगा ही रहेगा वो। जसप्रीत जी। नहीं यार, नीरज जी, ब्रॉडली आपने वो सारे पॉइंट्स बहुत सही 1 2 3 करके एक्सप्लेन किए। द issue with low deposits and high lending growth rates, and वो एक्चुअली 1-2 महीने की बात नहीं, काफी टाइम से चल रहा है। एंड चाहे उसको रीजन आप बोल लीजिए कि जो नया पैसा है जो लास्ट 2-3 इयर्स का है, वो कैपिटल मार्केट को जा रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, राइट। मतलब नेट पीपल आर नॉट पुटिंग मनी इनटू बैंक्स, राइट। एंड वो स्टार्वेशन तो है ही है डेफिनेटली। एंड देयरफॉर वो CD रेशियो खराब हो रहा है। एंड पैरेलली ये आरबीआई की जो जो उन्होंने जो काफी टाइट करके रखा हुआ है, एंड उसके चक्कर में द बिगेस्ट बैंक्स या बिगेस्ट एनबीएफसीज आप ले लीजिए, चाहे अगेन डिस्क्लेमर्स, नो रिकमेंडेशन, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे कोटक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, राइट, ऑन दी बिग नेम्स, या मिडिल लेवल पे आईएफएल फाइनेंस के साथ रिसेंटली हुआ, या लाइक फिनटेक्स और पेटीएम, दैट आल्सो इज पुटिंग अ बिग अमाउंट ऑफ स्केयर इन इन्वेस्टर्स माइंड की वो मल्टीपल को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर रहा है, एंड इट्स नॉट allowing it to go up at all. And you look at the best names like Bajaj Finance, or even tier 2 names, multiples have got downgraded in the last 12-15 months by 10 to 20%.
एंड उसका काफी इम्पैक्ट आया है कि दैट शेयर प्राइसेस आर either -10% or 0 or +10% in the last 1 year. And अगर निफ्टी 26% चल रहा है तो therefore ये सारे अंडर परफॉर्म. So I think all these things put together and names are getting largely flat or declining trajectory पे already आ गई. अभी cost of funds ऊपर जाएगा तो शायद और बड़ी दिक्कत आएगी. So put everything together, I think you're right. Banks will have to find new ways to नए उन्होंने को ढूंढना पड़ेगा how to have a base on which they can grow continuously year on year and जहाँ पे ये समस्या कम रहे both in terms of RBI उनको कल को कुछ किसी चीज पे पेनल्टी ना लगाए as well as the deposit rates being at least at par with the loan growth rates if not higher. There will be a lot of struggle and that largest name is also struggling big time over. We've been largely just to as a information we've been largely underweight this space for the last 2 years now against 35 40 42% in that range of BFSI ka raha hai we've been in the range of 20 to 25%. So in our overall portfolio so clearly wo so called हम थोड़ा सा बचे हुए हैं उसमें से and that has helped us big time. ओके देखिए